ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर में। ये हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और अभी जो भी मैं समझाऊंगा इस लेक्चर में वो सब आपको थियरी वाले पेज में लिखना है। मेरी इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पूरी फाइल ब्लैंक है। मैं सब अभी लिखूंगा आपके सामने। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है ये एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को काम आता है। इस चैप्टर में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कोई ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैनेजमेंट के लोगों को ये बहुत काम आता है चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मैं सिंपल एक लाइन में कंप्लीट करूं समरी इस चैप्टर की, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट अलग तरीके से काउंट करते हैं। वो लोग फिक्स्ड कॉस्ट को गिनते ही नहीं है कॉस्ट। वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमने 2 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली तो खरीद ली, अब वो पैसा तो वापस नहीं आने वाला है, या वापस आएगा भी तो बहुत साल के बाद आएगा। तो ये लोग फिक्स्ड कॉस्ट को गिनते ही नहीं है अपने खर्चों में। ये लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दो। ये बोलते हैं कि सेल्स में थे, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करो। आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और बेचा, अब बनाया और बेचा तो ऑब्वियसली आपको एक सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का एक सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस में दे सिर्फ अपने बिजनेस के वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल मतलब विच वेरीज, जो कम ज्यादा होते रहेंगे, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करो, फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस ही नहीं करो। फिर इन लोगों ने एक नया शब्द इजाद किया। ये लोग उस शब्द को प्रॉफिट नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, मैं आपको फॉर्मूला से समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग जब भी पहली बार हमने मैथ्स में बचपन में स्कूल में सीखा होगा कि भाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमको स्कूल की टीचर ने बताया होगा कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग आए, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग बोलते हैं ठीक है सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सुनना ध्यान से बेटा, यही इस चैप्टर की समरी है, जो इस चैप्टर की पहली लाइन है। आखिरी दिन आखिरी लेक्चर तक भी मैं यही बोलते रहूंगा जो मैं आज बोलूंगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग S इज इक्वल टू C या C प्लस P। ओके, S इज इक्वल टू C प्लस P, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, पूरी स्पेलिंग रहने देते हैं। अब ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस, जितनी भी हमारे बिजनेस में कॉस्ट प्राइस होती है उसमें 2 तरीके की कॉस्ट होती है, मतलब 2 तरीके के खर्चे होते हैं, 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये लोग बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस के 2 पार्ट कर दो। एक पार्ट कर दो आप फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इन लोगों ने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों ने अपने कॉस्ट के 2 पार्ट्स कर दिए, कॉस्ट प्राइस के 2 पार्ट्स कर दिए। इन लोगों ने फिक्स कॉस्ट को अलग कर दिया और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दिया। इन लोगों ने बोला कि हमारी कॉस्ट में 2 टाइप की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के 2 पार्ट हो गए, एक फिक्स कॉस्ट हो गया, एक वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सिंबल्स में लिखते हैं, थोड़ा सिंबल्स में लिख के देखते हैं कि S इक्वल टू F प्लस V प्लस P। अब नया शब्द आने वाला है कंट्रीब्यूशन, जो मैं बोल रहा था, सुनना ध्यान से। तो ये लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स भी बोल सकते हो आप। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? पहले क्या था, पहले था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर कॉस्ट के हमने 2 पार्ट्स कर दिए कि जो भी हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं उसमें 2 टाइप के खर्चे होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हमने कॉस्ट के 2 पार्ट्स कर दिए। अब ये लोग बोलते हैं कि जो राइट साइड पे RHS में ये जो वेरिएबल कॉस्ट प्लस किया हुआ है, इसको LHS में लेके जाओ और माइनस कर दो। तो जो RHS में V प्लस किया हुआ है
उसको LHS में लेके जाओ और माइनस कर दो, तो S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P बच जाएगा। ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हो हाँ सही है कि RHS में जो वेरिएबल कॉस्ट प्लस किया हुआ है उसको LHS में लेके जाओ और LHS में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, तो S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P। हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस P। अब सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट या एक्सपेंस एक ही बात है, फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। यही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो यही इन लोगों ने बोला है कि कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला होते हैं, सुनना ध्यान से। कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है S माइनस V, ये भी कंट्रीब्यूशन है, और एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है F प्लस P। अब ये लोग कंट्रीब्यूशन को C बोलते हैं, ये लोग कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं C। तो C इक्वल टू, अब C इक्वल टू S माइनस V भी होता है और C इक्वल टू F प्लस P भी होता है। ठीक है, बेसिकली S माइनस V हम लोग ज्यादा ये यूज करेंगे, S माइनस V। तो C इज इक्वल टू S माइनस V, C फॉर कॉस्ट प्राइस नहीं, C फॉर कंट्रीब्यूशन, C फॉर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू S माइनस V और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू F प्लस P। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़े थोड़े फॉर्मूला लिखते जाऊंगा कि एक नया टर्म मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का यही है कि C इक्वल टू S माइनस V भी होता है और C इक्वल टू F प्लस P भी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। अब थोड़े बहुत मैं छोटे छोटे फॉर्मूला लिखते जाऊंगा। एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये नया टॉपिक है, सुनना ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा हमारे बिजनेस में लेवल ऑफ सेल होता है, एक हमारा ऐसा लेवल ऑफ सेल होता है हमारे बिजनेस में कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे तो हमारे बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इतना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल पूछूंगा। ठीक है, पहले मैं लिख दूं यहाँ पे ब्रेक इवन क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट is a level of sales, is a level of sales or number of units sold at which there is no profit or no loss in the business। मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स हमारे बिजनेस में जब हमारे बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सपोज करो आपके पापा का एक बिजनेस है, आपके फादर उनका एक बिजनेस है। सपोज योर फादर इज अ ओनर, इज एन ओनर ऑफ अ बिजनेस। Suppose your father is an owner of a business. He goes to his office or factory. He goes to his, suppose एक story है. Suppose your father is an owner of a business. He goes to his office or factory daily, right? He does not do any production or any purchase or any sale for the whole year। आपके पापा का एक बिजनेस है, वो डेली अपनी फैक्ट्री पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां कुछ नहीं करते हैं। सपोज मैं मानता हूं अच्छी तरह करते ही होंगे, बट सपोज कि वो डेली फैक्ट्री जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, वहां कुछ नहीं करते हैं, वहां ना कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना परचेज करते हैं, ना सेल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। रोज फैक्ट्री जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, घर आते हैं, घर आके खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है, और कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, लेकिन उनकी एक फैक्ट्री है, एक ऑफिस है। और एक साल ऐसा चलता रहा, एक साल तक ऐसा चलता रहा, नो परचेज, नो सेल, नो प्रोडक्शन, नथिंग। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं कि आपके पापा के बिजनेस में क्या होगा। कि एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट
will be the result of his business. मतलब उन्होंने साल के अंत में उनके बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कुछ नहीं हुआ. नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर अगर मेरे पापा हैं और वो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि सर अगर मेरे फादर हैं, वो डेली ऑफिस पे जाते हैं, वहां कुछ काम नहीं करते हैं, कोई परचेज नहीं, सेल नहीं, प्रोडक्शन नहीं, तो साल के अंत में मेरे फादर को जो है ना बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. मैं बोलूंगा कि ये आंसर गलत है. नो प्रॉफिट नो लॉस इज रॉन्ग. इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ये है कि आपके फादर को बिजनेस में लॉस होगा अगर वो कुछ भी खरीदते बेचते नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज देयर विल बी अ लॉस. करेक्ट आंसर ये है कि उनको लॉस होगा. लॉस मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बी हुआ. क्यों लॉस होगा, मैं आपको उसके रीजंस बताता हूँ. कि रोज वो घर से फैक्ट्री जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता होगा, अगर किसी टैक्सी में जाते हो तो टैक्सी का किराया होता होगा, अगर खुद का 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता होगा, फैक्ट्री में बैठते होंगे तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता होगा. कोई ना कोई हो सकता है कोई ना कोई ऐसे एम्प्लॉइज हो जिनकी फिक्स सैलरी हमको पे करनी पड़ती है, चाहे हम प्रोडक्शन करें ना करें, सेल करें ना करें, कोई एम्प्लॉइज की सैलरी हमको फिक्स देनी पड़ती है. फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, फैक्ट्री का मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस देना पड़ेगा, जो मिनिमम होगा वो तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते ही हैं. आप चाहे कुछ भी प्रोडक्शन ना करो, आप अपनी फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन ना करो, लेकिन आपके बहुत सारे खर्चे होने ही हैं. डे 1 से आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस खर्चे स्टार्ट हो गए. अब आपको उन एक्सपेंसेस को, अगर आपको उन एक्सपेंसेस को रिकवर करना है तो कुछ तो सेल करना पड़ेगा, कुछ तो नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद के बेचने पड़ेंगे और उनमें से प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ताकि उस प्रॉफिट में से आपके बिजनेस के सारे खर्चे रिकवर हो जाएं. तो कुछ तो सेल कंपलसरी करना ही पड़ेगा. उस सेल को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बोलते हैं. सारे बिजनेस के खर्चे रिकवर करने के लिए जितनी सेल करनी पड़ेगी, उस सेल को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर कि ब्रेक इवन पॉइंट is the level of sales or the number of units sold at which there is no profit or no loss in the business. मतलब अगर आपको no profit no loss पे पहुंचना है तो भी आपको कुछ तो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने ही पड़ेंगे, कुछ तो धंधा करना पड़ेगा, कुछ तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा. ठीक है, अब इस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला है. अब फॉर्मूला से शुरू करते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग शॉर्टकट में बीईपी बोलते हैं. बीईपी का फॉर्मूला एक होता है इन यूनिट्स. धीरे धीरे शुरू करते हैं. ये फॉर्मूला नंबर 1, बीईपी इन यूनिट्स. तो बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एस माइनस वी. ये बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एस माइनस वी. एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और एस और वी मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट. मैं फिर से बोलता हूं, एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और एस और वी मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट. ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. फिर एक फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस. सेकंड फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस या यू कैन से इन वैल्यू, इन रुपीस और इन वैल्यू. ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रुपीस में या वैल्यू में. तो फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का इन रुपीस या इन वैल्यू? पहले पूरा सेम रहेगा एफ अपॉन एस माइनस वी, पूरा आंसर सेम रहेगा. फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे. दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ. मैंने क्या किया, मैंने पहले एफ अपॉन एस माइनस वी किया. अब एफ अपॉन एस माइनस वी से वही आंसर, पहले मैंने एफ अपॉन एस माइनस वी किया. एफ अपॉन एस माइनस वी से वही आंसर आएगा जो ऊपर आया था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. तो पहले तो पूरा यही किया एफ अपॉन एस माइनस वी, तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया.
अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो आ गया उसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट एक लेवल ऑफ सेल्स ही होता है, एक टाइप ऑफ सेल ही होता है, एक तरीके का हमारे बिजनेस का सेल ही होता है, लेकिन इतना सेल जिसमें हमारे सारे खर्चे रिकवर हो जाएंगे और ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो पहला फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एफ अपॉन एस माइनस वी। दूसरा फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एफ अपॉन एस माइनस वी इनटू एस। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट, फॉर्मूला नंबर 3 और 4 आएगा, यहां पे मैं लिख दूंगा फॉर्मूला नंबर 3 और 4। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स, सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी, इसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। सेल्स एट अ पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर लिख दूं 3, फॉर्मूला नंबर 3 सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। मतलब आपको फिक्स कॉस्ट भी रुपीज में क्वेश्चन में दिया होगा, फिक्स कॉस्ट की टोटल अमाउंट वो क्वेश्चन में दिया होगा, प्रॉफिट की टोटल अमाउंट वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, और एस और वी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन यूनिट्स इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। इसके बाद आएगा सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन रुपीज, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इन रुपीज और वैल्यू, इन रुपीज और वैल्यू। तो फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी, इससे एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा, फिर पीछे मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो अमाउंट आ जाएगी। मतलब ऊपर जो फॉर्मूला नंबर 1 है वही फॉर्मूला नंबर 2 है, सिर्फ पीछे इनटू एस किया हुआ है। जो फॉर्मूला नंबर 3 है वही फॉर्मूला नंबर 4 है, सिर्फ पीछे इनटू एस किया हुआ है। रुपीज फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस किया हुआ है। अब फॉर्मूला नंबर जैसा 3 और 4 है वैसा ही सेम 5 और 6 होगा। इसको बोलेंगे सेल्स एट अ पर्टिकुलर लॉस, प्रॉफिट की जगह पे लॉस कर देंगे। ये रेयरली कभी पूछते हैं, रेयरली लॉस कभी आता है, बट फिर भी याद होना चाहिए एग्जाम के लिए। 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, 5th में हो जाएगा सेल्स एट अ पर्टिकुलर लॉस इन यूनिट्स, और 6th में हो जाएगा सेल्स एट अ पर्टिकुलर लॉस इन रुपीज। अब यहाँ पे एफ प्लस पी की जगह पे एफ माइनस एल हो जाएगा अपॉन एस माइनस वी, सेम। और यहाँ पे भी एफ प्लस पी की जगह पे एफ माइनस एल हो जाएगा अपॉन एस माइनस वी इंटू एस। मतलब दोनों जगह पे फॉर्मूला नंबर 5 और 6 में दोनों जगह पे प्लस प्रॉफिट की जगह पे माइनस लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको 6 बेसिक फॉर्मूला बता दिए, और अगर आप पहला फॉर्मूला याद कर लोगे 1 तो बाकी के 5 आराम से याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, इतना लिखो, धीरे धीरे सेक्शन बाय सेक्शन में इस चैप्टर के टॉपिक्स बताते जाऊंगा। बेसिकली है यही कि हमको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने चाहिए, कितना प्रॉफिट कमाना है तो कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करनी है तो कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, या लॉस होना चाहिए तो कितने यूनिट्स बेचने चाहिए। वो नंबर ऑफ यूनिट्स में आंसर क्या होगा और रुपीज में आंसर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर को ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे जैसे चैप्टर का मैंने नाम लिखा मार्जिनल कॉस्टिंग, तो कभी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा हुआ होता है, कभी कभी चैप्टर का नाम ब्रेक इवन एनालिसिस चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। कभी कभी कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम के टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस ऐसा लिखा हुआ होता है कोई कोई बुक में। अब नाम चाहे आप इस चैप्टर को कोई भी दे दो, कंटेंट सेम ही है। मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, सब कंटेंट सबका यही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग। अब अलग अलग बुक में सिर्फ नाम अलग अलग होता है, कंटेंट सबका यही है, ठीक है। रेडी? अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा पूरा ऊपर से नीचे तक, आप लोग लिखोगे 2 मिनट के बाद।
ठीक है, इतना लिखो, देखते रहो बेटा।